Welcome to Anil Chemistry classes. Basic Chemistry, then CBSE, then NIT, and then IIT is our target. We are starting from basic. हम जो है केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसका लेवल CBSE तक ले जाते हैं और उसके बाद फिर NIT तक ले जाएंगे और उसके बाद IIT तक ले जाएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने कंसंट्रेशन टर्म्स और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में देखा था। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने CBSE के करवाए थे, उसके बाद NIT के और उसके बाद IIT के। कंसंट्रेशन टर्म काफी ब्रॉड टॉपिक है। दो लेक्चर ऑलरेडी शूट हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा लेक्चर। तो तीसरे लेक्चर में भी हम किसको पढ़ेंगे? हम कंसंट्रेशन टर्म्स को ही पढ़ेंगे। कुछ बातें कंसंट्रेशन टर्म की अभी बची हुई हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे डाइल्यूशन करना है, अभी डाइल्यूशन ऑफ मोलैरिटी, यानी कि आप सॉल्यूशंस को मिक्स कर दें और उसके बाद क्या मोलैरिटी आएगी, या फिर आपने डाइल्यूट कर दिया किसी सॉल्यूशन का, उसके बाद मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो ये चीजें हम अब पढ़ने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे अभी मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में डाइल्यूशन होगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स भी होंगे और हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ये जो टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये टोटली मोस्टली इससे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में आता है। ज्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से कंपटीशन में आएंगे, बोर्ड क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज डाइल्यूशन, यानी कि आपको सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया गया, दे दिया गया है। सपोज हमारा टॉपिक है आज डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन सभी को पता है कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्वेंट इंक्रीज करना है, आपको अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करना है तो डाइल्यूशन हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने चीनी और पानी का घर में नींबू पानी बनाने के लिए चीनी और पानी का एक घोल बना लिया है और उसमें चीनी की अमाउंट ज्यादा हो गई है, तो आप क्या करोगे उसमें? अगर चीनी ज्यादा हो गई है तो ऑब्वियसली हम उसमें क्या इंक्रीज करेंगे? वाटर अमाउंट इंक्रीज करेंगे। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में वाटर की या सॉल्वेंट की अमाउंट को इंक्रीज करते हैं, दैट इज नोन एज डाइल्यूशन। उसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, राइट। तो डाइल्यूशन में क्या होता है? डाइल्यूशन में क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, राइट। डाइल्यूशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। डाइल्यूशन में वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, हमें पता है, हमने वाटर इंक्रीज किया है, लेकिन शुगर के मोल्स तो वही के वही हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट रहेंगे और क्या इंक्रीज हो जाता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाता है तो मोलैरिटी क्या होगी? अब मोलैरिटी, पहले आप क्या करे थे? मोलैरिटी के लिए आपने मोल्स 1 लीटर में डाले हुए थे, अब आपने उसको और डाइल्यूट कर दिया, यानी कि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैरिटी के। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब मोलैरिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ऑलवेज रिमेंबर इट। अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो, हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स में बोल रहा हूं कांस्टेंट रखे हैं, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम अगर आप बढ़ा रहे हो, पानी बढ़ा रहे हो, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर लिखा हुआ है when we dilute any solution its volume increase but number of moles of solute remain constant but molarity decrease। लेकिन मोलैरिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो टॉपिक है नॉर्मली बुक्स में ज्यादा ब्रॉड नहीं दिया हुआ है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा, न्यूमेरिकल्स के पर्पज से। देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाते हैं? डाइल्यूशन पर कांस्टेंट रखे लिए हमने, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाएगा, मोलैरिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये डाइल्यूशन का फॉर्मूला है, इसको हम मोलैरिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मोलैरिटी इक्वेशन। इसको मोलैरिटी इक्वेशन भी कहा जाता है, मोलैरिटी इक्वेशन। और इसी को यूज करेंगे हम मोलैरिटी का जब डाइल्यूशन के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, राइट। इट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2।
ये है आपका M1V1 मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन वॉल्यूम, राइट। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे गए हैं। कैसे यूज होगा इस फॉर्मूले का, देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर। देखिए, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड इन 500 ml ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। सेमी मोलर किसको बोलते हैं, ये नई टर्म आई, अभी तक हमने इसको डिस्कस नहीं किया था। व्हाट इज सेमी मोलर? सेमी मोलर का मतलब whose molarity is 1/2 मोलैरिटी, या 0.5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.5 मोलर, राइट। और डेसीमोलर का मतलब होता है whose molarity is 1/10, राइट, 1/10, 0.1 मोलर इज डेसीमोलर, राइट। तो ये टर्म्स आती रहेंगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। क्वेश्चन ये, हाउ मच वाटर शुड बी एडिड इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सेमी मोलर HCl सॉल्यूशन टू मेक इट डेसीमोलर। इसको डेसीमोलर बनाने के लिए कितना हमें वाटर चाहिएगा। तो कंडीशंस क्या दे रखी है, फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है M1V1। व्हाट इज M1? दिस इज M1। M1 कितना आपका 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है 500, राइट, इज इक्वल टू क्या, कितना बनाना है मोलैरिटी इसकी 0.1 चाहिए, यानी कि 1/10 डेसीमोलर, और V2 हमें निकालना है। व्हाट विल बी द V2, कितना वॉल्यूम चाहिए, राइट। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 52, ये 250, राइट, क्लियर है, 250 और 10 इधर आ जाएगा। देन V2 इज 2500 ml। क्या ये आंसर होगा? V2 तो यही दिखा रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ये V2 तो यहां पर वॉल्यूम आया है टोटल। अब 500 ml तो ऑलरेडी है ना, हमें पता है पहले जो सॉल्यूशन है उसमें 500 ml है ऑलरेडी। तो हम क्या निकालेंगे, V2 जो हमारा आएगा, मतलब वाटर का जो अमाउंट आएगा, दैट विल बी 2500 माइनस 500 ml, इट विल बी 2000 ml वाटर रिक्वायर्ड। मेरी बात समझ रहे हो? 500 ml तो ऑलरेडी था, हमें कितना और चाहिए, क्वेश्चन ये था कितना और चाहिए, कि टोटल कितना चाहिए था 2500 ml, कितना हमारे पास ऑलरेडी है 500 ml, तो कितना और चाहिएगा 2000 ml, राइट। दिस इज द आंसर, राइट। अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और आप इस पे क्लिक कर दोगे और आपका ये क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, यानी कि आपको सॉल्यूशन मिक्स कर दिए गए हैं, आपको सॉल्यूशन मिक्स कर दिए गए हैं जिनकी मोलैरिटी आपको दी हुई है। सपोज कीजिए वी हैव गिवन 3 सॉल्यूशन, हमारे पास 3 सॉल्यूशन है जिनकी मोलैरिटी रिस्पेक्टिवली है M1, M2, M3, और उनका वॉल्यूम दिया गया V1, V2 और V3, राइट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हमें सॉल्यूशन मिक्स करके दिए गए हैं मोलैरिटी के साथ, और फिर हमसे बोला जाता व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोलैरिटी। रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट मोलैरिटी। तो रिजल्टेंट मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, M1V1, राइट, प्लस M2V2, राइट, प्लस M3V3, यानी कि जितनी भी मोलैरिटी और वॉल्यूम है सबको ऊपर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट, क्लियर है। तो यहां से हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी, सॉरी रिजल्टेंट मोलैरिटी आ जाएगी, वेलोसिटी में बाय मिस्टेक बोल गया, मोलैरिटी आ जाएगी, राइट। चलिए, तो बात क्या है कि ये फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, जब आप इन सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो तो ये सब्सटेंस, ये जो आपका सॉल्यूशन है, ये सेम होना चाहिए। बात समझ आ रही है? आप ऐसे मिक्सिंग नहीं कर सकते हो कि मोलैरिटी आपने NaOH की फिर उसमें मिक्स कर दी HCl की, ऐसे नहीं।
आपके जो सॉल्यूशंस है वो सेम होना चाहिए, राइट। मोलैरिटी उसकी अलग अलग हो, राइट। दूसरी बात, और एटलीस्ट या फिर क्या है, अगर वो सॉल्यूशन सेम नहीं है, तीनों बार आपका सॉल्यूशन सेम नहीं है, तब तो कम से कम एक आयन साल्ट, 2 साल्ट या 3 साल्ट जो आप मिला रहे हो, उनमें कम से कम एक आयन तो तीनों का सिमिलर हो, या 2 मिला रहे हो तो 2 का सिमिलर हो। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा मैं दोनों बातों को, राइट। तो कंडीशन है या तो आपका सॉल्यूशन, या तो आपके सॉल्यूशन तीनों सेम हो, या फिर तीनों सॉल्यूशंस का एक एक आयन कम से कम कैसा होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बात को। 20 ml of 0.5 molar HCl mixed with 30 ml of 0.3 molar HCl। 20 ml आपका 0.5 ml मोलर HCl है, मिक्स कर दिया गया 30 ml किसके साथ, 0.3 मोलर HCl के साथ। देखिए मेंशन कर, यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी है बोथ आर सिमिलर, यानी कि ये भी HCl है और ये भी HCl है, राइट। द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्या होगी। ठीक है, पहले यहां तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आपको समझाता हूं। तो क्वेश्चन के आपका सबसे पहले रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालनी है। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी के लिए क्या करें, तो ऑप्शन हमें गिवन है इस न्यूमेरिकल में 0.8 मोलर, बी है 0.53 मोलर, सी है आपका 0.38 मोलर एंड डी 0.83 मोलर। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ऑप्शंस गिवन है, हमें देखना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिजल्टिंग मोलैरिटी निकालते हैं। तो रिजल्टिंग मोलैरिटी इज MR इज इक्वल टू, क्या आएगी रिजल्टिंग, M1V1, M1 कितना आपका 0.5 इंटू V1 कितना आपका 20 प्लस M2V2 कितना आपका, M2 इज 0.3 और V2 कितना आपका 30 ml डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 30 प्लस 20 50, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 9 10 प्लस इट विल बी 19 डिवाइडेड बाई 50, राइट। आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑप्शन विल बी 0.38, ऑप्शन विल बी 0.38। तो ये इसका आंसर होगा। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में छोटा सा हिंट देता हूं मैं, ये सेकंड पार्ट अभी बाकी है, उससे पहले एक हिंट है थोड़ा सा, मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि इन चारों ऑप्शंस में जल्दी से जल्दी टाइम सेव कैसे किया जाए कंपटीशन में। देखिए यहां पर क्या था, 0.5 मोलर, दो सॉल्यूशन आपके 0.5 और 0.3, अगर इसकी एवरेज निकालें तो एवरेज कितनी आएगी 0.4, 0.5 प्लस 0.3 0.8 हो गया, उसकी एवरेज कितनी होगी 0.4। लेकिन एवरेज हम तभी निकाल सकते हैं व्हेन वॉल्यूम्स आर सेम, जब वॉल्यूम सेम हो। वॉल्यूम डिफरेंट है तो हम एवरेज से इसको एकदम से नहीं निकाल सकते, राइट। लेकिन हमारे पास हिंट क्या है, दो ऑप्शन तो मतलब आपको ऐसे मिलेंगे, मैं अभी बता रहा हूं। मोलैरिटी जो रिजल्टेंट आएगी कभी भी जो सबसे इन दोनों में जो कम है, देखिए 0.3 और 0.5 में जो कम है, रिजल्टेंट मोलैरिटी उससे कम नहीं हो सकती। और रिजल्टेंट मोलैरिटी जो सबसे ज्यादा है सॉल्यूशंस में, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मेरी बात समझ में आ रही है, जो सबसे लीस्ट है, जितने भी सॉल्यूशन आपको मिक्सिंग में दिए गए हैं, रिजल्टेंट मोलैरिटी लीस्ट से कम नहीं हो सकती और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यानी कि देखते हैं 0.3 से कम कोई ऑप्शन है इसमें, चलो इसमें तो नहीं है, राइट। 0.5 से मैक्सिमम, आपके ये भी 0.5 से है और ये भी 0.5 से, इसका मतलब दो ऑप्शन तो आपके यहीं पे आपने चूज कर लिए टाइम सेव करने के लिए। बचे आपके पास दो, 0.53 और 0.38, राइट। तो एवरेज विल, अगर हम यहां पर देखें 0.53 में और 0. मतलब दो ऑप्शन तो आपके बिल्कुल इनकरेक्ट हो गए हैं, आप चाहो तो यहीं से आप निकाल भी सकते हो फिर जल्दी से, राइट। ये हिंट है कि भाई ये दो ऑप्शन तो है ही नहीं है, राइट। ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, रिजल्टिंग मोलैरिटी विल नॉट बी लेस देन लीस्ट एंड नॉट बी मोर देन गिवन हाईएस्ट।
जो रिजल्टिंग मोलैरिटी होगी वो कम वाले से कम नहीं हो सकती सॉल्यूशंस में, और जो सबसे ज्यादा मोलैरिटी दी हुई है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और एवरेज मोलैरिटी तभी निकलेगी व्हेन वॉल्यूम्स आर इक्वल, जब वॉल्यूम्स इक्वल होंगे। ये एवरेज जो आपकी मोलैरिटी है। ऐसे ही एवरेज डेंसिटी का क्वेश्चन आ जाए, वहां पर भी आप यही कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक की डेंसिटी x ग्राम पर ml है या फिर 5 ग्राम पर ml है, और दूसरे की डेंसिटी आपकी 3 ग्राम पर ml है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का गिवन वॉल्यूम सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 + 3 4 आ जाएगी रिजल्टेंट डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला डेंसिटी में भी लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए उसके बाद बात करते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन। इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ये था कि जो आपका HCl है, रिजल्ट आने के बाद उसके H की कंसंट्रेशन और Cl की कंसंट्रेशन, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी। देखिए सिंपल सी बात है कि ये जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी कितनी आई है, HCl की मोलैरिटी 0.38। जब HCl डिसोसिएट होगा तो 1 मोल HCl क्या देगा, 1 मोल H पॉजिटिव देगा और 1 मोल ही Cl नेगेटिव देगा। बात समझ आ रही है? 1 मोल HCl डिसोसिएशन पर 1 मोल H पॉजिटिव देगा और 1 मोल Cl देगा। इसका मतलब जितनी इसकी कंसंट्रेशन है 0.38 उतनी ही H की भी होगी 0.38 और इसकी भी 0.38। कंसंट्रेशन को हम जनरली स्क्वायर ब्रैकेट से शो कर देते हैं, तो ये हो जाएगी कंसंट्रेशन। राइट, क्लियर है? ये कब, जब 1 मोल H देता हो और 1 मोल Cl देता हो। कई फॉर्मूले ऐसे हैं, जैसे MgCl2 है, उसमें क्या होती है कंसंट्रेशन, तो उसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl एंड 300 ml ऑफ 0.3 मोलर NaNO3 आर मिक्स्ड टुगेदर। इनको मिक्स किया गया। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। आपको अब की बार इन 3 आयंस की कंसंट्रेशन बतानी है, न कि सॉल्यूशन की मिक्सिंग की। राइट, तो इनको निकालने के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा मैसेज लिखा था आप लोगों के लिए। यहां पर देखिए एक बार, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिखा था कि अगर आप सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो सॉल्यूशन आपके मिक्स सेम होने चाहिए, या फिर अगर सेम नहीं है तो कम से कम आयन तो सेम हो, एक आयन तो सेम हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैंने अभी बोला था कि भाई ये रिजल्टिंग मोलैरिटी का जो फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर या तो सॉल्यूशन के जो साल्ट है सेम हो, या फिर कम से कम एक आयन सेम हो, दोनों में। तो उसी के बेस का न्यूमेरिकल है। अभी देखेंगे इसमें 200 ml ऑफ 0.2 मोलर NaCl। NaCl दिया है 200 ml, मोलैरिटी कितनी है 0.2 m, और 300 ml ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन है NaNO3 का। इनको मिक्स किया गया। आपने कंसंट्रेशन निकालनी है किसकी, Na पॉजिटिव की, Cl नेगेटिव की और NO3 नेगेटिव की। अब आप इसमें देखो Na तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन आयन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा देखिए। तो पहले निकालते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ Na। Na आयन की कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे 0.2 इंटू 200 ml प्लस, और Na कहां पर है 0.3 इंटू कितना वॉल्यूम है 300 ml डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है 500 ml। राइट, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 40 10, ये हो जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे इसको, 10 पॉइंट हटा दिया गया यहाँ पर 5, तो ये हो जाएगा आपका 40। राइट, क्लियर है? तो ये 540 इधर आ जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, तो 90 प्लस 40 राइट, डिवाइडेड बाई 500, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 500
तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर विल बी 0.2। आंसर इज 0.2। तो कंसंट्रेशन 0.2 मोलर भी लिख सकते हो या स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, कंसंट्रेशन हो जाएगी। राइट। उसके बाद देखते हैं कौन सा? क्लोरीन आयन। अब देखो क्लोरीन दोनों में कॉमन नहीं है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन नेगेटिव। राइट। कितनी मोलैरिटी है? 0.3 मल्टीप्लाई बाई 300। राइट। सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन, अच्छा क्लोरीन की लेनी थी, सॉरी क्लोरीन की लेंगे तो ये मैंने वहां से NO3 की ले ली, तो क्लोरीन की लेंगे तो इधर से लेंगे 0.2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 200 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 40 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है ना? क्लियर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/50। आंसर इज 4/50। उसके बाद किसकी निकालते हैं हम? NO3 की। NO3 की कंसंट्रेशन सेम वही उसी तरीके से कितनी दी हुई है? 0.3 मल्टीप्लाई बाई 300 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 500। राइट। तो क्या हो जाएगा ये? 90 बाई 500 या 9/50। राइट। क्लियर है? ओके। उसके बाद आते हैं ये इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 9/50। ठीक है। या फिर 9/50 की जगह पर आप क्या रख सकते हो? 0.18 भी हो सकता है। राइट। इसको डिवाइड करोगे आप तो पॉइंट, फिर 1, ठीक है ना, फिर 8, ऐसा भी हो सकता है। चलिए कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 200 ml ऑफ 2 मोलर NaCl। अब की बार क्या किया गया है? NaCl जिसकी मोलैरिटी 2 मोलर है और ml 200, उधर क्या लिया? MgCl2 मोलैरिटी 3 वॉल्यूम 300 ml, और एक मिक्स कर दिया गया उसमें 4 मोलर का AlCl3 जिसका वॉल्यूम है 500 ml, और साथ में वाटर भी मिक्स कर दिया गया, यानी कि डाइल्यूट भी किया गया, सॉल्यूशन भी मिक्स किया गया। अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले Na पॉजिटिव आयन देखते हैं, एक ही है पूरे उसमें, तो Na पॉजिटिव आयन के लिए क्या कंसंट्रेशन का फॉर्मूला रहेगा? सेम वही बात, 2 × 200 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम कितना है? 200, 500 और 1000, और 1 लीटर, ये टोटल कितना हो गया? 2000 ml। अच्छा, हम ml में क्यों ले रहे हैं? ml में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लेबोरेटरी में हमारे पास कम वाटर होता है। ये नहीं कि वो स्कूल की टंकी लगी हुई है वहां से निकाल के लाएंगे 1 बाल्टी और पूरा जोड़ देंगे उसमें। लेबोरेटरी में कम वाटर होगा तो ml में इसलिए रखते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए उसके बाद इसका आंसर क्या आएगा? ये हो गया 10, ये हो गया 2/10। ठीक है। तो 2/10 इट इज 0.2 आंसर आ जाएगा इसका। राइट। तो कंसंट्रेशन Na की कितनी? 0.2। कंसंट्रेशन Mg की निकालते हैं, Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे आएगी? Mg2 पॉजिटिव जो है, देखिए कितना दिया हुआ है? 3 मोलर मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम कितना? 300 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम 2000 ml। राइट। तो ये 0 यहां से कैंसिल हो जाएंगी, तो 9 बाई क्या आ जाएगा? 20.45 आंसर होगा इसका। राइट। दिस इज कंसंट्रेशन। राइट। समझे बात को? उसके बाद चलते हैं हम किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। तो क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का कितना मोलैरिटी है? 4 मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई 500 डिवाइडेड बाई 2000। राइट। ये 4 पे कैंसिल हो गया, 1 मोलर कंसंट्रेशन। राइट। 504 हो जाएगा ये। ठीक है। और ये 1 मोलर कंसंट्रेशन। फाइनली हम निकालते हैं किसकी? Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन। ओके। उसके बाद है क्लोरीन आयन की कंसंट्रेशन। हम कैसे निकालेंगे? क्लोरीन देखिए इसमें भी है, इसमें डबल हो गया, इसमें 3 टाइम्स हो गया, यानी कि ये 3 आयन रिलीज करता है, ये 2 आयन रिलीज करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। ठीक है ना? तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइडेड नहीं, पहले सब को ऐड करेंगे इनको। ठीक है ना?
इसमें क्लोरीन कितने रिलीज हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 प्लस यहाँ पर कितने हैं AlCl3 3 Cl3 Cl रिलीज हुए हैं तो मल्टीप्लाई बाई 4 मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम तो टोटल कितना हो गया 2000 ml राइट। इट विल बी टोटल सम आएगा 8200 डिवाइडेड बाई 2000 और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.1 मोलर कंसंट्रेशन। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन आयन राइट। अब जो हमारे सामने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये क्या है व्हेन डाइल्यूशन बिटवीन 2 डिफरेंट साल्ट सॉल्यूशन, जब 2 अलग अलग साल्ट सॉल्यूशन के बीच में डाइल्यूशन किया जाता है राइट, द मोलैरिटी इज कैलकुलेटेड बाय दिस। इस फॉर्मूले से हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं या फिर कहां पर यूज होगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में। क्या इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करेंगे इसको व्हाट वॉल्यूम ऑफ m/5 KOH विल न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ m/10 ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है ना, m/10 मोलैरिटी जिसकी 10 दी हुई है ऑक्सैलिक एसिड 50 ml सॉल्यूशन है उसको कितना KOH न्यूट्रलाइज करेगा जिसकी मोलैरिटी m/5 है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर n क्या है n इज नॉट मोल्स इट इज n फैक्टर। n फैक्टर जो आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था n फैक्टर क्या होता है एसिड की बेसिसिटी बेस की एसिडिटी और सॉल्ट की वैलेंसी होती है। चलिए देखिए कैसे। तो हम क्या करते हैं यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N1 ऑक्सैलिक एसिड का n कितना होता है 2 n फैक्टर ऑक्सैलिक एसिड का 2 होता है। मोलैरिटी कितनी दी हुई है 1/10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम वॉल्यूम से कितना दिया हुआ है 50 ml इज इक्वल टू आगे क्या करेंगे N2 किसका KOH का n फैक्टर KOH का 1 होता है एक ही OH है मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी कितनी दी हुई है 1/5 और V2 हमें क्या करना है निकालना है राइट। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 2 5 ये 10 और ये 5 इधर आएगा तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी V2 इज इक्वल टू 50 ml राइट। यानी कि 50 ml KOH जिसकी मोलैरिटी कितनी है 1/5 है इट कैन न्यूट्रलाइज ए 50 ml m/10 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन राइट। कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगला है डाइल्यूशन ऑफ नॉर्मेलिटी। आपने पढ़ा था डाइल्यूशन ऑफ मोलैरिटी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब डाइल्यूशन ऑफ नॉर्मेलिटी N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 राइट। सेम बिल्कुल अप्रोच रहेगी न्यूमेरिकल के लिए। अब ये क्वेश्चन है हाउ मेनी ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50 ml n/5 इंटू n/10 HCl। तो क्या करेंगे कितना वाटर रिक्वायर है n/5 HCl को n/10 में बदलने के लिए। n/10 का n/5 जो HCl दे रखा है उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 ml राइट। तो हम करेंगे N1 V1 N1 कितनी दी हुई है 1/5 राइट इंटू V1 कितना दिया हुआ है उसके लिए 50 ml इज इक्वल टू N2 कितना है किसमें कन्वर्ट करना है नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए 1/10 होनी चाहिए और वॉल्यूम हम देखेंगे कितना लगेगा। तो यहां पर आप सोल्व करोगे वॉल्यूम आएगा कितना V इज इक्वल टू 100 ml। क्या 100 ml होगा नहीं 100 ml तो टोटल चाहिए ना यहाँ पे 100 V2 टोटल चाहिए और 50 ml उस सॉल्यूशन में ऑलरेडी है तो कितना डालना पड़ेगा 100 माइनस 50। तो 100 माइनस 50 कर देंगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा 50 ml। तो ये थे आपके कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स राइट। एक दो न्यूमेरिकल बाकी है वो इसके बाद है। तो नॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल एक दो पॉइंट और रहता है नॉर्मेलिटी का 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए किसी टाइप की एक प्रॉब्लम दी हुई है। प्रॉब्लम क्या है किस टाइप की है व्हेन मिक्सचर कंटेन विद डिफरेंट नॉर्मेलिटी। आपको सॉल्यूशंस का मिक्सचर दिया गया और उसमें अलग अलग नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन है एंड डिफरेंट वॉल्यूम भी डिफरेंट है एंड वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर। हमें पूरे मिक्सचर की नॉर्मेलिटी निकालनी है एंड नेचर ऑफ मिक्सचर और मिक्सचर का नेचर भी निकालना है। मिक्सचर का नेचर का मतलब ये एसिडिक है या बेसिक है राइट।
तो एक प्रॉब्लम आपके सामने है, ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ n/5 KOH 50 ml है, n/10 HCl 50 ml है, n/5 NaOH 100 ml है, n/2 H2SO4 100 ml है, n/10 HNO3 200 ml है। तो हमें इस पूरे मिक्सचर की टोटल नॉर्मेलिटी निकालनी है और उसके बाद पूरे के इसके मिक्सचर का नेचर बताना है कि ये आपका मिक्सचर एसिडिक है या बेसिक है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें से एसिड और बेस को टिक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बेस इसमें क्या है, ये राइट, और बेस कौन सा यहाँ पर NaOH, और बेस कौन सा आपका, ये 2 बेस है हमारे पास और 3 एसिड है। ठीक है, तो एसिड के एक तरफ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम एक तरफ क्या करते हैं, एसिड के लिए N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 और इसका डिफरेंस निकालेंगे, राइट, किसके साथ, बेस के साथ। कैसे, N1V1 प्लस N2V2, राइट, क्लियर है। इस डिफरेंस को बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आई बात? जैसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है, बस ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। ये कैसे, छोटा सा आइडिया देता हूं मैं आपको। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस v को आप इस साइड ले जाइए, जब आप इस v को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बच जाएगा, NV इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। बट नॉर्मेलिटी में हम क्या करते थे, यहाँ वॉल्यूम लीटर में लेते थे, अगर हम ml में लेंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएंगे, इनको क्या कहेंगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो ये क्या आपके नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। N1V1 N2V2 एक तरफ एसिड का ले लेते हैं, एसिड का लेंगे तो क्या है, सबसे पहले एसिड कौन सा आपका, N/10 यानी कि 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, इट्स वॉल्यूम इज 50 ml, राइट, प्लस N2 क्या है आपके पास, दूसरा एसिड 1/2 इंटू 100 प्लस थर्ड क्या है आपके पास HNO3 1/10 कितने ml में, 200 ml में, राइट। ये एसिड के लिए हो गया। उधर हम किसके लिए निकालते हैं, बेस के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, बेस के लिए क्या होगा आपका, सेम इसी प्रोसेस से, फर्स्ट बेस आपका 1/5 इंटू 50 ml प्लस दूसरा बेस आपका अगेन 1/5 इंटू 100 ml, राइट। इस तरह की हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये प्रोसीजर भी पता चल जाएगा और आपको क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखो, ये आपका 5, ये हो जाएगा आपका 10 5, ये 2 50 और ये 20, टोटल कितना हो गया, इट इज 75, राइट। नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड की तरफ से 75 है। इधर क्या रहेगा आपका 5 10, ये आ जाएगा आपका 5 10 और ये आ जाएगा आपका 20, राइट। तो इधर आंसर कितना आया आपका 20 प्लस 10 30, राइट। तो हमें पता है कि ये किस साइड से है, ये एसिड की साइड से निकाला गया है और ये बेस की साइड से। नेचर तो यहीं पे क्लियर हो गया। देखिए, जिसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है मिक्सचर में, वही क्या कहलाएगा, उसी का नेचर बन जाएगा। जैसे एसिड के ज्यादा है तो इसका मतलब नेचर ऑफ मिक्सचर इज एसिडिक, नेचर ऑफ मिक्सचर इज एसिडिक, राइट। बाकी बचा क्या, टोटल नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है। अब इसकी नॉर्मेलिटी किस तरह से निकाली जाएगी, इसकी नॉर्मेलिटी हम कैसे निकालते हैं, देखिए, जो भी आपका यहां पर डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज 45, डिफरेंस इज 45। उस डिफरेंस को आप यहां पर लिखिए, जो भी डिफरेंस आपका आया है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, उस साइड हम क्या लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी। क्या निकालना है, नॉर्मेलिटी इनटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, राइट। तो 45 इज इक्वल टू n इंटू टोटल वॉल्यूम कितना बनेगा, टोटल वॉल्यूम विल बी, ये हो गया आपका 200, 300, 400, 50, 50, 500, राइट, 500 ml। तो यहां पर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 500, राइट, क्लियर है। तो यहां पर नॉर्मेलिटी अगर हम निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी विल बी 0.09। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, 0.09। इस तरह से आपको एक प्रोसेस भी पता चल गया और आपकी एक प्रॉब्लम भी होगी। आपके सामने एक क्वेश्चन रिटर्न में दिया हुआ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं। आप इसको सोल्व कीजिएगा, नहीं होता आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख के बता सकते हो या फिर पूछ भी सकते हो, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है, ए मिक्सचर कंटेन n/50 HCl 500 ml, n/20 KOH 200 ml, n/15 NaOH 300 ml, n/10 HNO3 100 ml। वी हैव टू कैलकुलेट नेचर ऑफ द मिक्सचर। आपको नेचर बताना है और नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर बतानी है, राइट। एक क्वेश्चन इससे जस्ट पहले जो हमने मोलैरिटी के लिए किया था, कि मोलैरिटी हमने अलग अलग साल्ट्स के लिए निकाली थी। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी, मेरे को याद है एक न्यूमेरिकल हमने किया था कि NaCl और NaNO3 का एक मिक्सचर लिया हमने, NaCl और NaNO3 का एक मिक्सचर लिया था, हमें याद है। तो उसमें से Na की, मैंने बोला था कॉमन आयन होने चाहिए, Na की मोलैरिटी कैसे निकली थी, राइट, और Cl और NO3 की हमने कैसे निकाली थी, राइट। तो यहां पर अगर नॉर्मेलिटी के केस में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मेलिटी के केस में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है कि आपके पास मान लीजिए CaSO4 और BaSO4 ये दो सॉल्यूशन दिए गए और इनमें हमें कॉमन नॉर्मेलिटी, मतलब Ca की निकालनी है, Ba की निकालनी है और सल्फेट की नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो इनकी नॉर्मेलिटी किस तरह से निकाली जाएगी, इनकी नॉर्मेलिटी में भी वही प्रोसीजर लगेगा जो मैंने आपको M1V1, राइट, जो रिजल्टिंग मोलैरिटी में लगाया था, M1V1 M2V2 M3V3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, ऐसा किया था। बट मैंने बोला था वहां पर कि आपके पास कॉमन आयन होने जरूरी हैं, ये केस था, ये कंडीशन थी, समझ में आई बात। तो सेम उसी फॉर्मूले से हम इस एक नॉर्मेलिटी वाली प्रॉब्लम को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल उस टाइप का करवा देता हूं ताकि आपको ये ना रहे कि भाई नॉर्मेलिटी में किस तरह से हम इस फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए एक फॉर्मूला या एक न्यूमेरिकल इस टाइप का जो हमने लास्ट मोलैरिटी का डिस्कस किया था। तो न्यूमेरिकल जो है आपका, यस, we have given n/10 BaSO4 100 ml, right, and n/20 MgSO4, क्वेश्चन है ये, MgSO4 in 100 ml, right. Find the normality of the sulfate ion. Question है find the normality of sulfate ion, SO4 2 negative ion, right? ये क्वेश्चन हमारे सामने। तो तरीका क्या लगाएंगे हम, नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट निकालने के लिए यहां पर, बल्कि नॉर्मेलिटी किसकी, हमें किसकी निकालनी है, रिजल्टेंट की, क्यों, सल्फेट आयन की। नॉर्मेलिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव आयन, राइट। क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी 1/10, इसमें कितनी है 1/10, एक ही आयन रिलीज हो रहा है सल्फेट का, दो होते तो दो से मल्टीप्लाई करते, राइट। तो 1/10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इट्स वॉल्यूम 100 ml, ठीक है, प्लस
यहां भी सल्फेट रिलीज हो रहा है, तो 1/20 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 100 वॉल्यूम, राइट, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml, राइट। तो कितना हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा आपका 5, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 200, राइट। क्लियर है। तो अगर हम इसकी मोलैरिटी सॉरी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी इसकी, इट विल बी 0.07 नॉर्मल, दिस विल बी 0.07 नॉर्मल, यानी कि सल्फेट आयन की जो नॉर्मेलिटी निकलेगी वो कितनी होगी 0.07, राइट। फॉर्मूला वही है N1V1 प्लस N2V2 सल्फेट आयंस के लिए, राइट। क्लियर है। इन केस यहां पर ऐसा होता कि 2 सल्फेट आयन होते तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा फॉर्मूला निकालते हम लोग, राइट। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सल्फेट आयन। तो ये पूरा कंसंट्रेशन मैंने आप लोगों को विद न्यूमेरिकल्स, आईआईटी के न्यूमेरिकल्स, नीट के न्यूमेरिकल्स और एकदम फुल एक्सप्रेशन के साथ आपको समझाए हैं। तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना उसके कंसंट्रेशन पर प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए हर एक न्यूमेरिकल इससे सॉल्व हो जाएगा। अब जो सॉल्यूशन का जो नेक्स्ट पार्ट है, हम उस सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, राइट। इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, राइट। तो इवेपोरेशन क्या है, सबसे पहले देखिए इवेपोरेशन आप सभी को पता है, पानी को खुला छोड़ दीजिए, तालाब में पड़ा हुआ है या फिर कहीं भी वाटर किसी बर्तन में रखा हुआ है, टेम्परेचर के कारण क्या होता रहता है, वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। सिंपली दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसी को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है, राइट। इवेपोरेशन किस प्रोसेस से कैसे होता है अभी हम ये डिस्कस करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन, लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है। लिक्विड स्टेट का वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। लिक्विड का वेपर स्टेट में चेंज होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। इसके अलावा कुछ बुक्स में ये भी डेफिनेशन होती है, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार, अपने आप, राइट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जैसे आपने टैप ओपन कर दी, पानी हमेशा नीचे जाता जाएगा अगर है तो, दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर आपको उस पानी को ऊपर चढ़ाना है तो आपको मोटर लगानी पड़ेगी, जब तक मोटर चलेगी पानी ऊपर चढ़ता चला जाएगा, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि जब तक मोटर काम कर रही है, काम चल रहा है। और जब दूसरी तरफ आपने टैप ओपन कर दी एक बार, पानी नीचे चलता चला जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो इवेपोरेशन भी तो ऐसा ही है, अगर धूप निकलती है, टेम्परेचर मिलता है वाटर को, तो ज्यादा इवेपोरेशन अपने आप चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। तो इट इज ए स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये डेफिनेशन क्यों है। लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल। लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो किस में बदल जाते हैं, वेपर्स मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। तीसरी डेफिनेशन ये भी मिल सकती है, एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। ठीक है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल का एस्केप हो जाना। एस्केप का मतलब बच के निकल जाना, कहां से, उस लिक्विड से। किस स्टेट में, वेपर स्टेट में चले जाना, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन। समझे बात को। इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। ये सरफेस पर होता है, मिडल में नहीं होता, लिक्विड के सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है। सभी को पता है, आप सभी जानते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। उल्टा लेके चलते हैं, पहले बताता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम। इसका क्या होता है उल्टा, यानी कि सॉलिड में एनर्जी सबसे कम है, जो चीज बंध जाएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। सॉलिड में एनर्जी सबसे कम, लिक्विड में थोड़ी उससे ज्यादा सॉलिड से, और गैस में सबसे ज्यादा एनर्जी।
राइट। तो इवेपोरेशन प्रोसेस हम समझते हैं। यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस है क्या? इवेपोरेशन प्रोसेस क्या, देखिए एक बीकर में हमने क्या लिया, लिक्विड ले लिया, लिक्विड भर दिया। मैं डायग्राम को पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिक्विड भरा हुआ है, वाटर मान लीजिए, लिक्विड क्यों कहें, हम वाटर ले लेते हैं। वाटर के जो सेंटर में मॉलिक्यूल है, बीच में बल्क में जो मॉलिक्यूल है, बीच में जो मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर हर मॉलिक्यूल चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। हर चार मॉलिक्यूल चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, तो इसका मतलब जो बल्क में मॉलिक्यूल है वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। बल्क में जो मॉलिक्यूल है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हाई है। और जहां पर कोई चीज ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बन जाएगी, इसका मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वो मॉलिक्यूल कम मूव करेगा। यहां पर ज्यादा बंधा हुआ मॉलिक्यूल है ये, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी। किसके कंपैरिजन में? जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, आपको दिखाई दे रहे हैं सरफेस पर मॉलिक्यूल है, ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है, इन पे क्या है, नीचे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने वाला नहीं है। इसका मतलब इनके सिर्फ डाउन में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। और इसका मतलब सरफेस पर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है कहीं पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वहां पर ज्यादा होगी। इसका मतलब सरफेस मॉलिक्यूल जो भी है आपके, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज्यादा है। किस कंपैरिजन में? जो मॉलिक्यूल बल्क के अंदर प्रेजेंट है। फिर से बता रहा हूं, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया क्योंकि मॉलिक्यूल इसके ऊपर नहीं है, तो सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे नीचे लग रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे लग रहा है तो कम है, इसका मतलब किसके कंपैरिजन में? बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। और अगर कम लग रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पर कम है वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हम जान सकते हैं कि भाई काइनेटिक एनर्जी तो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कौन से मॉलिक्यूल ज्यादा मोशन करेंगे? ऑब्वियसली सरफेस के मॉलिक्यूल ज्यादा मोशन करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ जो सेंटर में, यानी कि जो बल्क में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब होगा क्या? वैसे आप लोग नोट करोगे तो ये पानी का जो मैंने बनाया है सरफेस, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखाया है, ये इस तरह से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मॉलिक्यूल यहां पर है उसके तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा लग रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बजाय किसके? जो यहां पर प्रेजेंट है, जो यहां पर प्रेजेंट है। तो यानी कि जो मिडल में है यहां सरफेस के, उस पर थोड़ा ज्यादा लग रहा है। किसके कंपैरिजन में? जो साइड में है। तो ज्यादा लग रहा है तो ये थोड़ा नीचे खिंच जाएगा और वो थोड़ा सा ऊपर रह जाएगा। तो इसलिए जब भी पानी का जो हम डायग्राम बनाते हैं तो उसमें इस तरह की शेप देते हैं। ये सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन के कारण यहां से ये खिंच जाता है ज्यादा और वहां पर थोड़ा कम रह जाता है, राइट। ये है आपका वाटर की इस टाइप की शेप का रीजन। क्लियर है? टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने बोला जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। यहां सबकी एवरेज है, सबकी एवरेज है, तो इनकी ज्यादा होगी एवरेज से, क्योंकि ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं। तो क्या होगा, जैसे ही इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मिला या जिस टेम्परेचर पर ये रखा हुआ है वो भी सफिशियंट रहेगा, तो क्या करेगा, ये एनर्जी गेन करके ये मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलना स्टार्ट कर जाएंगे। बाहर निकलेंगे तो कहां चले गए? लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है। एट ए गिवन टेम्परेचर, एक दिए हुए टेम्परेचर पर ऑल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। अभी बताया, सरफेस के मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी और मिडल के मॉलिक्यूल की कम होगी, बल्क के मॉलिक्यूल की कम होगी, राइट। मॉलिक्यूल इन बल्क विल हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी देन सरफेस मॉलिक्यूल। क्यों? ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बल्क। सो ए सरफेस मॉलिक्यूल कैन एस्केप। तो एक सरफेस का मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, एस्केप आउट कर सकता है। क्लियर? किसको तोड़ के? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन कहा जाता है। हर जगह इवेपोरेशन का यही रीजन है, चाहे वो एक बर्तन में हो रहा हो, चाहे वो किसी तालाब में हो रहा हो, चाहे वो समुद्र में हो रहा हो, रीजन यही रहेगा, राइट। अब आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को, RE रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? देखिए, सबसे पहले
नेचर ऑफ लिक्विड, आपके सामने मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है, ठीक है ना, और वाटर रखा हुआ है, किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ऑब्वियसली मस्टर्ड ऑयल में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पानी में थोड़ा कम होता है, उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा है। तो जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या उसका इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा? क्या उसके मॉलिक्यूल बच के बाहर निकल जाएंगे? नहीं। तो नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन की स्पीड डिपेंड करेगी आपका लिक्विड कैसा है। अगर आपके लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कोहेसिव फोर्स भी कहा जाता है, दो सेम के बीच में, समझ रहे हो? जैसे पानी बर्तन में है, तो पानी के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ, दैट इज कोहेसिव फोर्स, दैट इज कोहेसिव फोर्स, राइट। और जो पानी ग्लास की दीवार के साथ लगा हुआ है, ग्लास की दीवार और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दैट इज एडहेसिव। तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप लोग। जैसे इथाइल है, सॉरी ईथर है, अल्कोहल है और वाटर, इनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन किसका होता है? वाटर का रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे ज्यादा होता है। इट मींस वाटर में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। अल्कोहल में ज्यादा क्यों है? क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, वहां पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला ऐसा कौन सा फैक्टर है? सरफेस एरिया। देखिए, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा लिक्विड का, ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा। बहुत कॉमन एग्जांपल है, गर्मियों में आप जो कपड़े धोते हो उसको बांध के फेंक दीजिए, 2 घंटे में 3 घंटे में नहीं सूखेगा। उसको थोड़ा सा फैलाइए, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उसको टांग दीजिए, एकदम से जल्दी से सूख जाएगा। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता है उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर। ऑब्वियसली सभी जानते हैं भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा तो वो एस्केप आउट करेगा, एस्केप आउट करेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होता है, इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट जो बुक्स में नहीं दिया हुआ है, दैट इज फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। यहां पर ये देखिए, ये आपका बीकर है, इसके आसपास ड्राई एयर, सूखी एयर, ड्राई एयर जिसमें मॉइस्चर नहीं है, वाटर कंटेंट्स नहीं है, वो ड्राई एयर यहां पर मूव कर रही है। अगर वो ड्राई एयर यहां पर मूव कर रही है, वो इस तरह से मूव कर रही है, तो ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ड्राई एयर की टेंडेंसी होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अगर कहीं पर थोड़ा बहुत इवेपोरेशन हो रहा हो और वहां पर ड्राई एयर आ जाए, तो वो क्या करेगी? उसका वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है। इसका मतलब यहां से इवेपोरेशन खत्म, ये और ज्यादा इवेपोरेट करेगा स्पेस होते ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्राई एयर जो है हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू बिकम सैचुरेट। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके अपने आप को मॉइस्चर्ड एयर बना लेती है, राइट? क्लियर? मॉइस्चर्ड एयर बना लेती है। एंड इन ऑर्डर टू डू दैट इट इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसा करने पर ड्राई एयर उस एरिया का क्या बढ़ा देती है? रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ा देती है। जब ड्राई एयर में, ध्यान दीजिएगा, जब ड्राई एयर में मॉइस्चर ऐड होता है, इसको एक्वस टेंशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। ठीक है, तो ये था आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन। अभी हम इसके बाद डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेपर प्रेशर, राइट? तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर की। देखिए, सिंपली अगर हम बात करें, व्हाट इज वेपर प्रेशर? सिंपल, पानी रखा है, वेपर्स एक्सर्ट हो रही है, वेपर्स एक्सर्ट हो रही है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज वेपर प्रेशर। इतने से काम नहीं चलने वाला, ये टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट नहीं है। प्रेशर तो वेपर्स ही एक्सर्ट करती हैं, लेकिन किसी कंडीशन पे। तो कैसे होता है वेपर प्रेशर? आपके सामने ये लिक्विड था बीकर में उस साइड, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल था
वो चारों तरफ से बाउंडेड था। तो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा था, काइनेटिक एनर्जी कम थी। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया सरफेस पर और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये मॉलिक्यूल जो है क्या कर जाता है, यहां से एस्केप आउट कर जाता है और वेपर स्टेट में चला जाता है। हमने क्या किया, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, राइट, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया हमने। जैसे ही हम इसको क्लोज कर देंगे तो इसका मतलब वेपर्स अब बाहर नहीं जा पाएंगे। ये वेपर्स यहां जाएंगी और ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे, ये जो वाल है इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे और यहां पर ये कंडेंस होते चले जाएंगे। इवेपोरेशन इधर से चल रहा है, वहां से क्या होगा, वो कंडेंस होता चला जाएगा, दोबारा वेपर्स लिक्विड में बदलेंगी, लिक्विड में बदल के वो वापिस आएंगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो क्या लिखा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखी। जब ये टाइम आएगा कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो रहा है, उस स्टेज को बोलेंगे हम इक्विलिब्रियम, राइट। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर वेपर्स का जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। जब ये वेपर्स गई, ऊपर लिक्विड बना, वेपर्स गई, लिक्विड बना, लिक्विड नीचे आया, तो जब इन वेपर्स का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर कब, जब यहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट, तब जो प्रेशर होगा दैट विल बी वेपर प्रेशर। समझ रहे हो बात को? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ये वेपर्स किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। उस टाइम इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर होगा वेपर्स का दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। क्लियर है? तो क्या इसी प्रोसेस को यहां पर रिटर्न किया गया है, व्हेन द स्पेस अबव द लिक्विड इज क्लोज, जब इस स्पेस को क्लोज कर दिया जाएगा, देन वेपर विल नॉट एस्केप आउट, वेपर्स बाहर नहीं निकल पाएंगी, एंड स्ट्राइक टू द अपर सरफेस, और ऊपर टकराएंगी, एंड गेट कन्वर्टेड इन लिक्विड, वापिस लिक्विड में बदल जाएंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। एज इवेपोरेशन इंक्रीज, जैसे इवेपोरेशन चलता चला जाएगा, कंडेंसेशन भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे इवेपोरेशन प्रोसेस चल रहा है वैसे वैसे कंडेंसेशन भी बढ़ता जा रहा है। एन इक्विलिब्रियम सेटअप बिटवीन रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन। जैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन चल रहा है वैसे ही रेट ऑफ कंडेंसेशन भी उतना ही चल रहा है, तो उस टाइम एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा और वहां पर क्या होगा, वहां पर जो वेपर प्रेशर होगा उसको क्या कहा जाएगा, वेपर्स का जो प्रेशर होगा उसको क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर। द प्रेशर ऑफ वेपर्स व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, राइट, इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। इस साइड देखिए, जब टाइम 0 था तो हमारे पास रिएक्टेंट सिर्फ लिक्विड था, ठीक है ना, लिक्विड था। लिक्विड में क्या होता चला गया, इवेपोरेशन होता चला गया, और रेट ऑफ इवेपोरेशन होते होते अपना मैक्सिमम तक पहुंच गया जितना होना था, राइट। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लिक्विड, इवेपोरेशन तो चल ही रहा है, वो इवेपोरेशन किस में बदलना स्टार्ट हो गया, कंडेंसेशन में बदलना स्टार्ट हो गया। यानी कि अब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हो गए। रिएक्टेंट ये ऊपर जा रहा था वेपर्स, प्रोडक्ट कंडेंसेशन होकर लिक्विड नीचे आ रहा था। इवेपोरेशन में लिक्विड से वेपर्स बनी और कंडेंसेशन में वेपर से वापस लिक्विड बना। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा था, तभी तो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, राइट। यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन अब चेंज नहीं होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम हो चुका है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्यों नहीं चेंज होता, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन के लिए फैक्टर होते हैं चेंज होने के लिए, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से फैक्टर, सरफेस एरिया। क्या इसका सरफेस एरिया फिक्स नहीं है, अब ये चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? फिक्स सरफेस एरिया। दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही लिक्विड है, समझ रहे हो बात को, तो वही लिक्विड है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वही होगा, तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे चेंज होगा। तीसरा टेम्परेचर भी सेम है,
तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इसका चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? रेट ऑफ कंडेंसेशन। पहले कम कंडेंसेशन हो रहा था, अब वो ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम रहेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता जा रहा है। तो एक टाइम टी टाइम इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके नजदीक पहुंच गया? बढ़ते 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 रेट ऑफ इवेपोरेशन के नजदीक पहुंच गया। क्लियर? तो एक सिचुएशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब अब ये चेंज, पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि ये हमेशा ही ऐसा रहेगा अगर कंडीशंस सेम रहे तो। राइट? जैसे इधर गए फिर इधर आ गए, इतना इधर आ गए, इतना इधर आ गए, तो बार बार हम इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, लेकिन है मिडल पॉइंट को टच करते हुए, तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब ये पोजीशन इनकी ना तो रेट ऑफ इवेपोरेशन चेंज होगा, ना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन चेंज होगा। इसको ग्राफिकल मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ हमने क्या ले लिया? रेट, और दूसरी तरफ हम क्या ले लेते हैं? टाइम ले लेते हैं। राइट? तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तो मैंने मैक्सिमम तक पहुंचा दिया, रेट ऑफ इवेपोरेशन मैक्सिमम तक पहुंच गया। स्टार्टिंग में रेट ऑफ कंडेंसेशन कितना था? 0। धीरे 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 बढ़ा, रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता 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 किसको टच कर गया? एक टाइम ऐसा आया ये रेट ऑफ इवेपोरेशन को टच कर गया यहां पे। राइट? इस पॉइंट पर इस टाइम को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। यहां पर ये इक्विलिब्रियम टाइम है। राइट? और ये आगे किसमें चल रहा? दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यहां पर किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। राइट? अब इसमें पॉइंट्स क्या है? कुछ मेन बातें। गिवन टेम्परेचर पर आपके पास एक टेम्परेचर की अगर हम बात करें, फिक्स टेम्परेचर पर अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। अलग अलग लिक्विड का अलग अलग वेपर प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लिक्विड में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग है, तो इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होगा। राइट? इजीली वेपराइज लिक्विड, जो बहुत आसानी से वेपराइज हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल को आप यहां पर ओपन कर दीजिए, थिनर को, ईथर को ओपन कर दीजिए, यहीं पर वो वेपराइज हो जाएंगे। ऐसे लिक्विड्स को क्या कहा जाता है? वोलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। और जो बहुत आसानी से वेपराइज नहीं होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो वेपराइज नहीं होते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड कहा जाता है। राइट? या नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी हो सकते हैं। राइट? क्लियर? चलिए, वेपर प्रेशर, उसके बाद है जो वोलेटाइल होते हैं उनका औरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल वाटर। डाइथाइल ईथर जो है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसका मतलब इसमें मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फिर उससे थोड़ा सा कम किसका? इथाइल अल्कोहल का, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। उसके बाद सबसे ज्यादा किसका? वाटर का। वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, पोलर पोलर इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे को, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा। समझ में आई बात? जबकि डाइथाइल ईथर जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं या लेस पोलर होते हैं। ये क्लियर? बात समझ में आ गई? तो वेपर प्रेशर, उसके बाद जो वेपर प्रेशर हम मेजर करते हैं, एक मीटर जिसको बैरोमीटर कहा जाता है, बैरोमीटर की हेल्प से हम वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक होगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? यहीं तक ये वेपर प्रेशर अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है। ठीक है? आप वीडियो को पूरा देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए। ठीक है? चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।